तो चलिए अपने ग्रामर रूल्स के सफर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एक्सप्लेनर में हमने कुछ बेसिक रूल्स कवर किए थे। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी रूल्स सीखेंगे। तो आर यू रेडी? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। ये है द वन ऑफ रूल। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, बट आई प्रॉमिस इस एक्सप्लेनर के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी सेंटेंस में वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। लॉजिक क्या है? सिंपल। आप एक बड़े ग्रुप में से यानी बहुत सारी चीजों में से किसी एक को चुन रहे हैं तो ग्रुप तो प्लूरल ही होगा ना। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में जो लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, ये एक बहुत कॉमन गलती है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक डॉक्टर है। इसलिए सही सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। यहां टीम में बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और वो उनमें से एक है, इसलिए हमने प्लेयर्स यूज किया, प्लेयर नहीं। सो रूल टू रिमेंबर, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल। ठीक है, वन ऑफ का रूल तो काफी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग रूल्स की तरफ जहां नाउन्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब ये वो नाउन्स हैं जो दिखते कुछ और हैं पर होते कुछ और हैं। लेट्स सी हाउ। ओके, सो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब एक ही नाउन को प्रेपोजिशन के आगे और पीछे रिपीट किया जाता है, जैसे डे आफ्टर डे या विलेज आफ्टर विलेज, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। आप उसे प्लूरल नहीं बना सकते। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ हो जाएगा। सिटी आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, ये गलत है। सही तरीका है सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। यहां एक चीज और नोटिस कीजिए, सिर्फ नाउन यानी सिटी ही सिंगुलर नहीं है, उसके साथ आने वाला वर्ब यानी वॉज वो भी सिंगुलर ही है। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, मैथमेटिक्स ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट। इस ब्लैंक में क्या आएगा, इज या आर? सोचिए सोचिए, इसका जवाब हमारे अगले रूल में ही है। तो ये है रूल नंबर 3। इंग्लिश में कुछ नाउन्स होते हैं जिनके एंड में एस लगा होता है, तो वो देखने में प्लूरल लगते हैं पर असल में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर न्यूज, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। और ये रहा आपके सवाल का जवाब। सही सेंटेंस है मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। भले ही मैथमेटिक्स के एंड में एस है, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है, एक सिंगल यूनिट है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे आर का नहीं। सिंपल। अभी तक हमने ऐसे नाउन्स की बात की जो दिखने में थोड़े कंफ्यूजिंग थे। अब हम एक बिल्कुल अलग कैटेगरी पर फोकस करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते 1 2 3 करके, और इनके अपने ही स्पेशल रूल्स हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स आखिर होते क्या हैं? बेसिकली ये ऐसे नाउन्स हैं जो किसी मास या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। आप एक फर्नीचर, 2 एडवाइस ऐसे नहीं बोल सकते, राइट? अब यहां से आता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 4 कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आप कभी फर्नीचर्स, एडवाइसेस या इंफॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, और क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्नीचर्स आर एक्सपेंसिव। ये बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस है द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। यहां फर्नीचर एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसके साथ वर्ब इज यूज हुआ है, आर नहीं। अनकाउंटेबल नाउन से जुड़ा अगला रूल, रूल नंबर 5। क्योंकि इन चीजों को हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए इनके आगे हम आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते। ए और एन का मतलब होता है एक, और जिस चीज की गिनती ही नहीं हो सकती उसको हम एक कैसे बोलेंगे? इट मेक सेंस, राइट? यहां देखिए, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन कहना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सही तरीका है ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको स्पेसिफिकली कहना है कि एक जानकारी मिली, तो आप कह सकते हैं ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन एन इन्फॉर्मेशन कभी नहीं। चलिए हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब हम 2 फाइनल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को कवर करेंगे। एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और दूसरे हैं वो नाउन्स जो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं। रूल नंबर 6 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। ये वो नाउन्स हैं जो किसी क्वालिटी, आइडिया या फीलिंग को बताते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, लव, एंगर। इन्हें जनरली सिंगुलर माना जाता है और इनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए,
ऑनेस्टीज आर रेयर कहना गलत है। सही सेंटेंस है ऑनेस्टी इज रेयर दीज डेज, क्योंकि हम ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को एक सिंगल कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं, इसलिए वो सिंगुलर है। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी रूल नंबर 7। इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। यूजुअली ये ऐसी चीजें होती हैं जो दो पार्ट्स से मिलकर बनती हैं, जैसे सिजर्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिजर्स। हम कभी नहीं कहते माई सिजर्स इज मिसिंग। सही सेंटेंस है माई सिजर्स आर मिसिंग। तो बस इतना याद रखिए, इन नाउन्स को हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है और इनके साथ प्लूरल वर्ब जैसे आर या हैव ही यूज करना है। तो शुरुआत करते हैं रूल नंबर 8 से। अब जरा सोचिए, क्या आप कभी एक पुलिस या एक कैटल कहते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पुलिस मतलब पूरी पुलिस फोर्स और कैटल मतलब जानवरों का झुंड। इसीलिए इनका कोई सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है और इनके साथ हमेशा ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही लगता है। इसलिए इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं द पुलिस हैज अराइव्ड, जो कि गलत है। क्योंकि हम पूरी फोर्स की बात कर रहे हैं तो करेक्ट सेंटेंस होगा द पुलिस हैव अराइव्ड। बिल्कुल वैसा ही लॉजिक कैटल के साथ है। द कैटल आर ग्रेजिंग बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये वर्ड्स दिखने में सिंगुलर लग सकते हैं पर होते हमेशा प्लूरल है। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। यहाँ नाउन्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बदलना पसंद ही नहीं करते, मतलब उनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एकदम सेम रहता है, जैसे डियर या एयरक्राफ्ट। आप एक देखें या हजारों, वर्ड वही का वही रहेगा। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। डियर्स या एयरक्राफ्ट्स जैसे वर्ड्स इंग्लिश में होते ही नहीं हैं। हमेशा याद रखिए, चाहे आप 1 डियर बोले या मेनी डियर, वर्ड डियर ही रहेगा। ठीक वैसे ही 1 एयरक्राफ्ट हो या 5 एयरक्राफ्ट्स, हमें क्वांटिटी मेनी या 5 जैसे शब्दों से पता चलती है, नाउन में एस लगाकर नहीं। ओके, तो अब तक हमने देखा कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं और कुछ बदलते ही नहीं हैं। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की। ये थोड़े से ट्रिकी हैं। ये ग्रुप को तो दिखाते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, ये पूरी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करता है। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो रूल नंबर 10 का सारा सीक्रेट सेंटेंस के सेंस में छुपा है। आपको बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या पूरा ग्रुप एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, या फिर ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं या उनकी ओपिनियन अलग अलग है। बस इसी से डिसाइड होगा कि वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल। चलिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। जब ग्रुप में एकता है, यूनिटी है, तब हम उसे एक यूनिट मानते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब ग्रुप में मतभेद हो यानी डिवीजन हो और मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हो, तब हम उन्हें इंडिविजुअल्स मानते हैं और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। यूनिटी मीन्स सिंगुलर, डिवीजन मीन्स प्लूरल। सिंपल एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले सेंटेंस में देखिए, द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। यहाँ पूरी कमिटी ने मिलकर एक साथ एक फैसला लिया, तो वो एक यूनिट हुई, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज आया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में द जूरी वर डिवाइडेड, यहाँ जूरी के मेंबर्स की ओपिनियन अलग अलग हैं, वो इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब वर आएगा। और हाँ, जब हम किसी कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो एक और रूल अप्लाई होता है, रूल नंबर 11। हम उस ग्रुप के लिए ही, शी या दे यूज नहीं करते, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग एंटिटी की तरह देखा जाता है, इसलिए हम हमेशा इट या इट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस गलती को ध्यान से समझिए। जब हम कहते हैं द कमिटी फिनिश्ड देयर वर्क, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि कमिटी यहाँ एक यूनिट है, इसलिए सही प्रोनाउन इट्स होगा। द कमिटी फिनिश्ड इट्स वर्क। वैसा ही टीम के साथ है, द टीम लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस, ना कि देयर कॉन्फिडेंस। तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ इट का यूज तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए इट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कब इसे लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करना सही होता है। यह रूल नंबर 12 बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर आप एक छोटे बेबी को, एक एनिमल को या किसी इंसेक्ट को देखते हैं और आपको उनका जेंडर नहीं पता, तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आप ही या शी नहीं बल्कि इट का यूज करेंगे। यह बिल्कुल न्यूट्रल और करेक्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेबी रो रहा है और आपको उसका जेंडर नहीं पता, तो ही इज हंग्री गेस करना ठीक नहीं है। करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज हंग्री। बिल्कुल वैसे ही किसी अनजान डॉग के लिए
हिज टेल कहने से बेहतर है इट्स टेल कहना। हाँ, अगर आपको जेंडर पता है तब आप ही या शी यूज कर सकते हैं। और अब आते हैं गोल्डन रूल पर, जो कभी गलत नहीं हो सकता। रूल नंबर 13। इंग्लिश में किसी भी नॉन लिविंग चीज जैसे टेबल, चेयर, बुक, कार, इनका कोई जेंडर नहीं होता। ये सब हमेशा न्यूटर होते हैं, इसलिए इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इट का यूज होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो किसी किताब को शी या टेबल को हिज कहना सुनने में भी अजीब लगता है और ग्रामेटिकली तो बिल्कुल गलत है। सही तरीका है द बुक इज हैवी, इट कैनॉट बी लिफ्टेड, और द टेबल लॉस्ट इट्स लेग। सिंपल है ना? लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। अब हम एक बहुत ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहां हम नॉन लिविंग चीजों को भी पर्सनालिटी दे देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सोचने वाली बात है, क्या हम डेथ यानी मौत को ही कह सकते हैं या नेचर यानी प्रकृति को शी कह सकते हैं? क्या लगता है आपको? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और यही है रूल नंबर 14 का मैजिक। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज या आइडिया को इंसानी क्वालिटीज दे देते हैं, जैसे गुस्सा, प्यार या ताकत, तो हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं। ऐसे क्रिएटिव केसेस में, खास करके पोएट्री या स्टोरीज में, हम उन्हें ही या शी कह सकते हैं। तो इसमें फर्क समझिए। नॉर्मली हम कहेंगे डेथ हैज लॉस्ट इट्स ग्रिप, लेकिन जब हम डेथ को एक पावरफुल मैस्कुलिन फिगर की तरह इमेजिन करते हैं, तब डेथ हैज लॉस्ट हिज ग्रिप कहना ज्यादा पावरफुल लगता है। वैसे ही नॉर्मली नेचर इट है, पर जब हम उसे एक माँ या देवी की तरह देखते हैं, तब नेचर शोड हर क्रुएल्टी कहना बिल्कुल सही है। ये है पर्सोनिफिकेशन का कमाल। शुरू करते हैं सीधे रूल नंबर 15 से। पता है, ये एक ऐसी कॉमन गलती है जो हम नंबर्स और यूनिट्स के साथ, जैसे 1000 या किलोमीटर, अक्सर कर जाते हैं। बट डोंट वरी, आज इसको बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ओके, सो स्क्रीन पर देखिए, ही डोनेटेड 5000 रुपीज। नाउ कैन यू स्पॉट द मिस्टेक हियर? देखो, रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपके पास एक डेफिनेट नंबर हो, जैसे यहां 5 है, तो उसके ठीक बाद जो यूनिट आता है ना, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। थाउजेंड्स नहीं, बल्कि 1000। इसलिए द करेक्ट सेंटेंस इज ऑफ कोर्स ही डोनेटेड 5000 रुपीज। सो यही है आसान सा रूल नंबर 15। सिंपल सा फंडा है, डेफिनेट नंबर के बाद यूनिट हमेशा सिंगुलर। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा और रोज की बातचीत में भी। Let's look at one more example just to make this crystal clear. देखो, she walked 10 kilometers distance. What do you think? सही क्या होगा? I'm sure आपने guess कर लिया होगा, right? She walked 10 kilometer distance. क्योंकि 10 एक डेफिनेट नंबर है, इसलिए हम किलोमीटर्स नहीं, किलोमीटर यूज करेंगे। सिंपल। ओके, ये तो हुई तब की बात जब नंबर हो। लेकिन व्हाट इफ कोई डेफिनेट नंबर हो ही ना, तब क्या? वेल, दैट्स वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पूरा रूल एकदम से पलट जाता है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में कैसे। अब यहां देखो, इस सेंटेंस में आपको कोई 5 या 10 जैसा स्पेसिफिक नंबर दिख रहा है? नहीं, राइट? इसलिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल कहना गलत है। जब कोई नंबर ना हो तो यूनिट को प्लूरल बना दो। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड, यानी कि हजारों लोग। सी द डिफरेंस? और यही है हमारा रूल नंबर 16। बेसिकली, विदाउट अ स्पेसिफिक नंबर यू प्लूरलाइज द यूनिट। ये रूल 15 का बिल्कुल ऑपोजिट है, बट जस्ट एज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दोनों को एक साथ याद रखना काफी आसान है, राइट? वन विद अ नंबर, वन विदाउट। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपको एग्जैक्ट काउंट नहीं पता कि कितने अंडे फूटे, तो आप क्या कहोगे? डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन, ना कि डजन ऑफ एग्स। सिंपल फंडा है, नो नंबर, यूज प्लूरल। दैट्स इट। ऑलराइट, लेट्स स्विच गियर्स अ बिट एंड मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल और हाँ, थोड़ी सी ट्रिकी नाउन्स की, जैसे फ्रैक्शंस और मटेरियल नाउन्स। रेडी? चलिए देखते हैं इनके रूल्स क्या कहते हैं। सो फ्रैक्शंस के साथ सही वर्ब कौन सा यूज करें? इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हमेशा ऑफ के बाद आने वाले नाउन पर फोकस करो। जैसे इस सेंटेंस में हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां ऑफ के बाद क्या है? स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। आर, नॉट इज। सिंपल एज दैट। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज रूल नंबर 17 इन अ नटशेल। बस इतना याद रखो, द वर्ब हैज टू अग्री विद द नाउन दैट कम्स राइट आफ्टर ऑफ। सो हमेशा ऑफ के बाद देखो, दैट्स द की। अब इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाफ ऑफ द वर्क, यहां ऑफ के बाद वर्क है, राइट? और वर्क एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा होगा?
ऑफ कोर्स सिंगुलर यानी इज, सो हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट अप, मटीरियल नाउन्स, मतलब ऐसी चीजें जैसे गोल्ड, आयरन या वुड। इनका रूल तो और भी सिंपल है, ये नॉर्मली सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं। सोचना कि आप कभी गोल्ड्स या आयरन्स कहते हो? नहीं ना, इसलिए सही तरीका है गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। एंड देयर यू हैव इट, दैट्स रूल नंबर 18 फॉर यू। एक ही कॉन्सेप्ट है, मटीरियल नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल एंड सो दे स्टे इन देयर सिंगुलर फॉर्म। बस इतना सा रूल है, इसको अच्छे से याद रखना। बट वेट अ सेकेंड, क्या आपने कभी लोगों को टीज या ऑयल्स कहते हुए सुना है? सो इज दैट ऑलवेज रॉन्ग? शायद नहीं, क्योंकि जैसा कहते हैं हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज। तो ये रहा वो एक्सेप्शन। दिस इज रूल नंबर 19। यू कैन यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मटीरियल नाउन्स, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि आप उस मटीरियल की अलग अलग टाइप्स यानी डिफरेंट वेराइटीज की बात कर रहे हों। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप इंडिया की आसाम टी और चाइना की ग्रीन टी दोनों की बात कर रहे हो। अब ये दो अलग अलग टाइप्स हो गए ना। ऐसे केस में आप बिल्कुल कह सकते हैं डिफरेंट टीज आर फेमस। ये थोड़ा एडवांस्ड पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। ओके, वे नाउ मूविंग टू अ फाइनल सेक्शन फॉर टुडे। इसमें हम समझेंगे नामों की पावर, यानी जिसे ग्रामर में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। चलिए इसको भी मास्टर करते हैं। अब ये रूल आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। किसी भी पर्सन, प्लेस, डे या ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी अ प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसलिए गांधी नहीं, गांधी लिखना करेक्ट है। So, this is rule number 20, one of the most fundamental rules of English writing. Proper nouns are always capitalized. और जानते, ये सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है, it's also a way of showing respect. अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें एक नहीं दो गलतियां हैं। कैन यू सी देम? पहला, आई जब आप अपने लिए यूज करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल आई होता है, और दूसरा, दिल्ली एक सिटी का नाम है तो डी कैपिटल होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। ऑलराइट, अब एक बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर स्कूल। अब इसका मतलब ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि हमारे स्कूल का ये लड़का तेंदुलकर जैसा ही एक ब्रिलियंट क्रिकेटर है। और इसके लिए आता है हमारा रूल नंबर 21। जब आप किसी फेमस पर्सन के नाम को एक क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हो, जैसे यहां तेंदुलकर नाम टैलेंट के लिए यूज हुआ, तो वो प्रॉपर नाउन से एक कॉमन नाउन बन जाता है और उसके पहले आर्टिकल द लगाना एब्सोल्युटली जरूरी हो जाता है। एक और फैंटास्टिक एग्जाम्पल देखो। अगर कोई औरत अपने गांव में सबकी बहुत मदद करती है, एकदम दयालु है, तो आप उसे कह सकते हैं शी इज द मदर टेरेसा ऑफ द विलेज। नोटिस द वर्ड द, ये लगाना यहां बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ शी इज मदर टेरेसा कहा तो वो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 22, और ये जुड़ा है हमारे रिश्तेदारों से। आपने देखा, हम हमेशा बोलते हैं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, पर पता है क्या, ये असल में गलत है। इंग्लिश में ना कजन वर्ड ही काफी है, उसके आगे ब्रदर या सिस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं। सो नेक्स्ट टाइम बस इतना बोलिए, माई कजन लिव्स इन मुंबई। सिंपल राइट? ओके, अब आते हैं इंग्लिश के एक छोटू से बट सबसे पावरफुल निशान पर, अपॉस्ट्रोफी। हाँ, वही जो ऊपर कॉमा जैसा दिखता है। इसका बस एक ही सुपर इंपॉर्टेंट काम है, पोजेशन दिखाना। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि भाई ये चीज किसकी है, ये हक जताता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है रूल नंबर 23। जब भी आपको ये बताना हो कि कोई चीज किसी एक इंसान की है, तो कुछ नहीं करना, बस उसके नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दो। दैट्स इट, एकदम सिंपल। जरा इसको देखिए, दिस इज रमेश बुक। सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? थोड़ा इनकम्प्लीट सा, जैसे कुछ तो मिसिंग है, क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये रमेश की किताब है। और अब देखिए आगे, बूम, बस एक छोटा सा अपॉस्ट्रोफी या एस लगाया और सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो गया। दिस इज रमेश बुक। देखा आपने, छोटी सी चीज पर इसने पूरा मतलब क्लियर कर दिया। अब ये साफ है, ये किताब रमेश की है। ओके, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ये तो आसान था। चलिए इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। व्हाट इफ किसी का नाम ही एस से एंड होता हो, जैसे जेम्स, तब क्या करेंगे? यही तो है रूल नंबर 24। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। सब सोचते हैं कि
अरे नाम में एस तो पहले से ही है, तो बस एक अपॉस्ट्रोफी लगा दो, काम खत्म। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जेम्स हाउस लिखना ठीक नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। भले ही नाम एस पे खत्म हो, अगर वो सिंगुलर है तो आपको अपॉस्ट्रोफी के बाद एक और एस लगाना ही है। तो करेक्ट तरीका है जेम्स हाउस। डोंट फॉरगेट दैट एक्स्ट्रा एस। ओके, सो अब तक हमने बात की एक इंसान की, रमेश, जेम्स, अ सिंगल पर्सन। लेकिन व्हाट हैपेंस जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, मतलब जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं? चलिए देखते हैं कि यहां गेम कैसे चेंज होता है। यहां रूल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनिएगा। रूल 25, अगर कोई प्लूरल नाउन पहले से ही एस पर एंड हो रहा है, जैसे बॉयज या गर्ल्स, तो आपको एक्स्ट्रा एस नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी, दैट्स इट। जरा इस गलती को देखिए, गर्ल्स हॉस्टल, इसको बोलकर देखिए गर्ल्स इज। एक अजीब सी हिसिंग साउंड आ रही है ना, ये सुनने में ही गलत लगता है और ऑफ कोर्स ग्रामर के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल है। तो आखिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल, देखिए, गर्ल्स हॉस्टल, बस गर्ल्स लिखा और उसके बाद एक अपॉस्ट्रोफी। इसका मतलब साफ है, ये हॉस्टल बहुत सारी लड़कियों का है। सिंपल एंड क्लीन। अब इस स्लाइड को बहुत बहुत ध्यान से देखिए, ये इस पूरे टॉपिक का आहा मोमेंट है, आई प्रॉमिस। एक तरफ है सिंगुलर, एक लड़का यानी जेम्स, उसके लिए हम यूज करेंगे जेम्सेस। दूसरी तरफ है प्लूरल, बहुत सारे लड़के यानी बॉयज, उनके लिए हम यूज करेंगे बॉयज। देखा आपने एक सटल सा डिफरेंस? सिंगुलर में अपॉस्ट्रोफी एस, प्लूरल में एस अपॉस्ट्रोफी। दिस इज द की। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंग्लिश इट्स अ फनी लैंग्वेज, हमेशा सीधे रूल्स फॉलो नहीं करती। कुछ प्लूरल्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में एस नहीं लगता, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन या मैन का मैन। इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। तो इनके साथ क्या करना है? वेल, उसके लिए है रूल 26। अक्सर हम ऐसे साइन देखते हैं, राइट? चिल्ड्रन पार्क, पढ़िए इसको, कुछ मिसिंग लग रहा है। इससे यह कैसे पता चलेगा कि पार्क बच्चों का है? इसका रूल लकीली बहुत आसान है। सोच के देखिए, क्योंकि चिल्ड्रन वर्ड एस से एंड नहीं हो रहा है ना, तो हम इसके साथ सेम वही रूल यूज करेंगे जो हमने रमेश के साथ किया था। सिंपल सा अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो आगे से याद रखिए, सही होता है चिल्ड्रंस पार्क। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और आई थिंक सबसे अमेजिंग पार्ट पर। यहां आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से अपॉस्ट्रोफी की प्लेसमेंट पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकती है। आई मीन लिटरली जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक घर है या दो? कंफ्यूज्ड? इसका जवाब सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी डिसाइड करेगा। रेडी टू सी द मैजिक? लेट्स गो। सो रूल 27, इसे कहते हैं जॉइंट पोजेशन, मतलब जब दो या उससे ज्यादा लोग एक ही चीज को शेयर करते हैं। रूल यह है कि अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट वाले नाम के साथ आएगा, जैसे कि राम एंड श्याम्स हाउस। इसका मतलब है कि दोनों का एक ही कॉमन घर है। सिंपल रूल, एक अपॉस्ट्रोफी एस, एक ही चीज। और अब देखिए इसका ठीक ऑपोजिट, रूल 28। इसे कहते हैं सेपरेट पोजेशन। यहां हर इंसान की अपनी अपनी अलग चीज है। तो रूल क्या है? हर नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। देखिए, राम्स एंड श्याम्स हाउसेस, यहां दो अपॉस्ट्रोफी एस है। इसका मतलब है दो अलग अलग घर, एक राम का और एक श्याम का। Isn't that amazing? सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी की पोजीशन ने घरों की काउंटिंग ही बदल दी। जंप करते हैं रूल 29 पर। ये रूल तब काम आता है जब एक ही इंसान के लिए दो अलग अलग नाउन यूज किए जाते हैं। साउंड्स ट्रिकी? चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं। ओके, इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यहाँ गांधी और द फादर ऑफ द नेशन दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो गलत सेंटेंस में गांधीज के बाद अपॉस्ट्रोफी है। रूल ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो पोजेशन दिखाने वाला अपॉस्ट्रोफी हमेशा आखिरी नाउन के साथ लगता है। इसलिए नेशंस के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ कल्पना चावला और द एस्ट्रोनॉट एक ही इंसान है, तो बिल्कुल वही रूल यहाँ भी लगेगा। अपॉस्ट्रोफी कल्पना चावला पर नहीं, बल्कि आखिरी नाउन यानी एस्ट्रोनॉट्स पर लगेगा। बस इतना सा रूल है, अपॉस्ट्रोफी हमेशा आखिरी वाले पे आएगा। अच्छा, तो ये तो हुई दो नामों की बात। लेकिन तब क्या करें जब नाम ही एक लंबा फ्रेज हो, जैसे द किंग ऑफ इंग्लैंड
ऐसे नाउन फ्रेजेस में अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगता है? आइए इस पजल को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, रूल 30 बहुत ही सीधा और सरल है। ये कहता है कि आपका नाउन फ्रेज कितना भी लंबा क्यों ना हो, जो अपॉस्ट्रोफे एस है वो हमेशा, और हमेशा आखिरी शब्द पर ही लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द किंग ऑफ इंग्लैंड, ये एक पूरा फ्रेज है, राइट? इसे एक यूनिट की तरह देखिए, इसलिए पोजेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी आखिरी वर्ड यानी इंग्लैंड के साथ आएगा। तो द किंग ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन, ये है सही तरीका। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सिंगल यूनिट है, तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा? एग्जैक्टली आखिरी शब्द यानी इंडियाज पर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच। सिंपल सा फंडा है, पूरे फ्रेज के एंड वाले वर्ड पर फोकस करना है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। हमने अभी तक लिविंग बीइंग्स यानी इंसानों की बात की, पर क्या टाइम, डिस्टेंस और वेट जैसे नॉन लिविंग चीजों के लिए भी सेम रूल है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। और जवाब है हाँ। रूल 33 कहता है कि टाइम, डिस्टेंस और वेट जैसे नॉन लिविंग नाउन्स के साथ भी हम पोजेसिव केस यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल इस एक्सेप्शन को बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, अ जर्नी ऑफ वन डे से बेहतर और नेचुरल साउंड करता है अ वन डेज जर्नी। यहाँ हम टाइम को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जैसे वो कोई इंसान हो। कितना सिंपल और इफेक्टिव है ना? चलिए अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लिविंग यानी जीवित और नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजों में पोजेशन कैसे दिखाएं? इसके लिए दो अलग अलग बट आसान रूल्स हैं। रूल 31 एकदम सिंपल है। ये कहता है कि लिविंग बीइंग्स जैसे इंसान या जानवर के लिए हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का ही इस्तेमाल करें। द लेग ऑफ द बॉय बोलना ग्रामेटिकली अजीब है। द बॉयज लेग इज द करेक्ट एंड नेचुरल वे टू से इट। और रूल 32 इसका ठीक उल्टा है। नॉन लिविंग चीजों जैसे टेबल या घर के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि ऑफ का यूज करते हैं। द टेबल्स लेग कहना गलत है। सही तरीका है द लेग ऑफ द टेबल। देखा आपने कितना आसान है। लिविंग के लिए एस और नॉन लिविंग के लिए ऑफ। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी पजल पर, प्रोनाउंस। यहाँ रूल्स एकदम ऑपोजिट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक ऐसी गलती है जो बड़े बड़े लोग भी कर जाते हैं। सबसे पहले रूल 34, इसे बिल्कुल लॉक कर लीजिए दिमाग में। पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे योर्स, हर्स, इट्स, आवर्स और देयर्स में कभी भी, आई रिपीट, कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता, क्योंकि ये वर्ड्स अपने आप में ही पॉजेसिव हैं। ये देखिए, योर्स लिखना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसमें अपॉस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। द करेक्ट वर्ड इज योर्स बिना अपॉस्ट्रोफी के। यही रूल हर्स, इट्स, आर्स और देयर्स के लिए भी है। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा। रूल 35 कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे वन, एवरीवन, समबडी या एनीबडी के साथ पोजेशन दिखाने के लिए हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाना जरूरी है, इसलिए वंस ड्यूटी में अपॉस्ट्रोफी जरूरी है। बिना अपॉस्ट्रोफी के वंस लिखना गलत होगा। तो बस इतना सा फंडा याद रखें। पर्सनल प्रोनाउंस में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता और इनडेफिनिट प्रोनाउंस में हमेशा लगता है। सिंपल। जब दो नाउन्स एक साथ आते हैं तब उनको आखिर हैंडल कैसे करना है? तो रूल नंबर 36, ये रूल बहुत ही सिंपल सा है। कहता है कि कंपाउंड नाउन्स में आपको सिर्फ मेन वर्ड यानी जो प्रिंसिपल वर्ड है बस उसको प्लूरल बनाना है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। मदर इन लॉ में मेन इंसान कौन है? मदर, राइट? लॉ तो बस एक रिलेशन बता रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वर्ड हुआ मदर और प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज। सेम लॉजिक पैसर बाय के लिए है। मेन वर्ड है पैसर, तो प्लूरल होगा पैसर्स बाय। ओके, अगला रूल, रूल नंबर 37। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है, एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो रूल ये है कि जो नाउन एडजेक्टिव बन गया है ना, वो हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। देखिए, इस स्लाइड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम शूज शॉप बोलते हैं, शूज शॉप नहीं, भले ही उस दुकान में हजारों जूते हों। क्यों? क्योंकि यहाँ शू वर्ड जो है ना, वो बस शॉप का टाइप बता रहा है, एक लेबल की तरह। सेम चीज बुक शेल्फ के लिए। शेल्फ किताबों का है, इसलिए बुक उसे डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए अब हम आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जहां बिलीव मी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। यह है ईच वर्सेस नंबर का गेम। यहां हम सीखेंगे कि कब वर्ब सिंगुलर लगाना है और कब प्लूरल। रूल नंबर 38,
इसे आप एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। जब भी आपको ईच या एवरी दिखे, समझ जाइए कि बात हर एक इंडिविजुअल की हो रही है, अलग अलग। और जब बात इंडिविजुअल की है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, हर एक स्टूडेंट, इसलिए इज लगेगा। ईच स्टूडेंट्स आर बोलना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो याद रखिए ईच एंड एवरी के साथ एवरीथिंग इज सिंगुलर। अब देखिए रूल 39। यहां से गेम थोड़ा चेंज होता है। जब हम बोलते हैं अ नंबर ऑफ, तो हमारा मतलब होता है बहुत सारे या मेनी। और जब बहुत सारे हैं तो जाहिर सी बात है नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इसलिए सही सेंटेंस है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इज एब्सेंट नहीं। अ नंबर ऑफ को आप एक सिग्नल मान लीजिए कि आगे सब कुछ प्लूरल आने वाला है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, रूल नंबर 40। जैसे ही ए की जगह द लग जाता है, द नंबर ऑफ पूरा मतलब बदल जाता है। अब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की संख्या की, उस एक पर्टिकुलर फिगर की बात कर रहे हैं। और संख्या तो एक ही है ना, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है, वो नंबर बढ़ रहा है। द नंबर वॉज हाई, यहां सब्जेक्ट नंबर है, स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स नहीं। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इस स्लाइड को देखिए, लेफ्ट साइड में अ नंबर ऑफ, जिसका मतलब है मैनी, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। और राइट साइड में द नंबर ऑफ, जिसका मतलब है एक स्पेसिफिक फिगर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बहुत काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ। इसमें हम कुछ स्पेशल नाउन्स के बारे में बात करेंगे। ये थोड़े हटके हैं, नॉर्मल इंग्लिश रूल्स को फॉलो नहीं करते। रूल नंबर 41। इंग्लिश में ना बहुत सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस से आए हैं, जैसे लैटिन या ग्रीक से। तो इनके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं वो भी ओरिजिनल लैंग्वेज वाले ही हैं। इनके पीछे आप आमतौर पर एस या ईएस नहीं लगा सकते। ये टेबल देखिए, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, फिनोमिनॉन का फिनोमेना, और हां डेटम सिंगुलर है और डेटा प्लूरल, तो क्राइटेरियंस या फिनोमिनॉन्स बोलना बिल्कुल गलत है। और अब आते हैं हमारे आज के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 42। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, करेज, लव। जनरल रूल ये है कि इनके आगे हम अ, एन या द नहीं लगाते। जैसे इस एग्जाम्पल में ही शोड करेज इन डेंजर, ये करेक्ट है। ही शोड अ करेज गलत है। हम करेज इन जनरल की बात कर रहे हैं। हां, अगर हम किसी स्पेसिफिक एक्ट ऑफ करेज की बात करते तब आर्टिकल लग सकता था, लेकिन जनरल सेंस में कभी नहीं। सो रूल नंबर 43 ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। सोचना, जैसे काइंडनेस, करेज, ऑनेस्टी, ये सब। रूल सिंपल है, जब आप इनकी जनरल सेंस में बात करते हैं ना, तब कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात करते हैं, तब द का यूज जरूरी हो जाता है। अब इस स्लाइड पे देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले सेंटेंस में काइंडनेस शोन बाय हिम, यहां हम किसी भी काइंडनेस की नहीं, उसकी दिखाई हुई काइंडनेस की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हो गया, राइट, इसलिए द लग गया। सेम चीज सेकंड एग्जाम्पल में है, उस सोल्जर का करेज, सडनली द आ जाता है क्योंकि अब ये स्पेसिफिक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 44 पर। ये है मटेरियल नाउन्स के बारे में, जैसे गोल्ड, वाटर, कॉटन। नॉर्मल रूल तो ये है कि इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, पर यहां एक ट्विस्ट है। जब आप किसी एक स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहे हो, तब आप ए या एन यूज कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स इसको परफेक्टली इलस्ट्रेट करते हैं। देखिए, दिस इज अ गोल्ड सूटेबल फॉर ज्वेलरी। यहां हम जनरल गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो ज्वेलरी के लिए सूटेबल है। एक पर्टिकुलर टाइप हो गया ना, इसलिए अ गोल्ड बिल्कुल करेक्ट है। सेम लॉजिक कॉटन वाले एग्जाम्पल में भी। ऑलराइट, अब एक नए सेक्शन में चलते हैं। ये है लोगों और उनके टाइटल्स के बारे में। और हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। रूल नंबर 45 बहुत सिंपल है पर अनबिलीवेबली इंपॉर्टेंट। रूल ये है कि जब भी आप किसी का प्रोफेशन बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो आपको हमेशा ए या एन का यूज करना ही है। ये देखिए, ही इज डॉक्टर बोलना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। करेक्ट सेंटेंस क्या है?
ही इज एन डॉक्टर। सिमिलरली शी बिकेम एन इंजीनियर। ये अ और एन को मत भूलना। ओके, नेक्स्ट अप रूल 46। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कोई टाइटल जैसे प्रिंसिपल या किंग किसी प्रॉपर नाउन यानी नाम के साथ आ जाता है, जैसे प्रिंसिपल शर्मा या किंग अशोका, तब उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। नो द, नो अ। स्लाइड पर देखिए, द प्रिंसिपल शर्मा बोलना गलत है। आपको सीधे प्रिंसिपल शर्मा बोलना है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि नाम आने से वो टाइटल ऑलरेडी स्पेसिफिक हो गया है, हमें द लगाकर उसे और स्पेसिफिक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इफ टाइटल अकेला हो, उसके साथ कोई नाम ना हो, तब क्या करेंगे? और इसका जवाब मिलता है हमें रूल 47 में। रूल कहता है कि जब वही टाइटल जैसे प्रिंसिपल या किंग अकेले यूज होता है बिना किसी नाम के, तब उसके आगे त लगाना कंपलसरी है। ये कंपैरिजन इन दोनों रूल्स को एक साथ बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, प्रिंसिपल शर्मा करेक्ट है, लेकिन अगर नाम नहीं है तो द प्रिंसिपल करेक्ट है। समझे? इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। यह है प्रॉपर नाउन्स, यानी खास नामों के साथ आर्टिकल्स का यूज। यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जनरल रूल, रूल नंबर 48। ये कहता है कि ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। सिंपल, जैसे लोगों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम या भाषाओं के नाम, इनके आगे आर्टिकल मत लगाना। सो इसका मतलब क्या हुआ? द इंडिया इज माई कंट्री बोलना गलत है। सही क्या है? इंडिया इज माई कंट्री। सिमिलरली, शी स्पीक्स द इंग्लिश नहीं, शी स्पीक्स इंग्लिश। सिंपल एंड क्लीन। बट वेट, इंग्लिश ग्रामर इतनी आसान होती तो क्या बात होती। जहां रूल्स हैं वहां एक्सेप्शंस तो होंगे ही, और ये एक्सेप्शंस हैं रूल नंबर 49 के। कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनके आगे हमेशा द लगता है, जैसे नदियों के नाम द गंगा, समुंदर और महासागर द अरेबियन सी, माउंटेन रेंजेस द हिमालयाज, न्यूज़पेपर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, और हाँ, डेजर्ट्स भी द थार डेजर्ट। और ये देखिए, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सीधे हैं। गंगा फ्लोज नहीं, द गंगा फ्लोज। टाइम्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर। ये नेम्स आपको याद रखने होंगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी रूल पर आज के लिए, रूल नंबर 50। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। याद है हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता? वेल, कभी कभी लग सकता है। कब? जब आप उस प्रॉपर नाउन को किसी तरह क्वालिफाई या स्पेसिफिक बना रहे हो। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। द राम आई नो इज ऑनेस्ट। यहां हम दुनिया के हर राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस राम की बात कर रहे हैं जिससे मैं जानता हूं। देखा, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द राम बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही द दिल्ली ऑफ टुडे मतलब आज की दिल्ली, ना कि हमेशा वाली। वाओ, तो ये 8 इंपॉर्टेंट रूल्स हमने कवर कर लिए। चलिए, इससे पहले कि आपकी बारी आए, एक क्विक समरी हो जाए। तो इतने सारे रूल्स के बाद की टेक अवे क्या है? असल में सारी कहानी एक सिंपल से सवाल पर आके रुकती है। जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं वो जनरल है या स्पेसिफिक? अगर जनरल है तो अ, एन या कोई आर्टिकल नहीं, और अगर स्पेसिफिक है तो सीधा द। बस इतना याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ओके, अब आपकी बारी। हियर इज अ चैलेंज फॉर यू। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, किंग ऑफ इंडिया राम आई मेट यस्टरडे रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें कुछ गलतियां हैं। आज हमने जो भी रूल्स सीखे हैं उन्हें यूज कीजिए और इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। अपना करेक्ट आंसर नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। लेट्स सी कि आपने कितना सीखा। कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में। टेक केयर।